कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपकी RO की क्लास नंबर 4 है और आजकल ये मत सोचना कि सर रैंडमली पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले इकोनॉमी एंड पॉलिटी विथ मैथ रीजनिंग, ठीक है, ये पोर्शन एक वीडियो में कंप्लीट होगा। इसके अलावा ध्यान रखना 1 या 2 या 3 अक्टूबर से वहां से आपको डेली बेसिस पे ये बताया जाएगा कि इस टॉपिक को तैयार करना है, क्योंकि अभी समय है, मतलब आपके पास अक्टूबर का महीना और नवंबर का महीना पूरा है। उन 2 महीनों में आप लोग घर पे रिवीजन करोगे जो मैं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि कई वीडियोस ऑलरेडी आपको पढ़ाई गई हैं, तो उनको दोबारा रिपीट न कराते हुए ये बताया जाएगा कि आज इस टॉपिक को तैयार कर लेना। तो ये जो सीरीज है, ये जो चल रही है, ये स्पेशली उनके लिए है जो पहले से जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर किसी ने कुछ पढ़ा ही नहीं है तो उसके लिए नुकसानदेह भी हो सकता है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ इस उद्देश्य से मैं इन वीडियोस को पढ़ा रहा हूँ, ये मानते हुए कि आपने पहले भी तैयारी की हुई है, क्योंकि अगर इन टॉपिक्स को मैं अगर डिटेल में या डीप पढ़ाऊंगा कभी फ्यूचर में, तो वो वहां पे उस फोल्डर पे रहेंगी जहां प्लेलिस्ट में ये रहनी चाहिए। अभी सिर्फ उनके एग्जाम आधारित चीजों को मैं कवर कर रहा हूं, ठीक है। तो हेडिंग डालिए बच्चों, समावेशी विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। क्या डालोगे? समावेशी विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं इसको, ठीक है, SD, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, SD बोलते हैं इसको, ठीक। अब देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि समावेशी विकास होता क्या है। कुछ नहीं है बच्चों, समावेशी विकास ये है कि जो प्राकृतिक संसाधन है, जो रिसोर्सेज हैं, उनका ऐसे प्रयोग करना है, इस तरीके से उनका यूज करना है कि उनमें ये मानते हुए कि आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, यानी जो हमारा फ्यूचर है, हमारी जो पीढ़ी होगी, उन लोगों का भी उसमें इक्विटी है, उन लोगों का भी उनका राइट है, उनका भी हक है। यानी संसाधनों को इस प्रकार प्रयोग करना है कि भावी पीढ़ी के लिए भी उन संसाधनों को हम बचा के रख सकें, ना कि संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग करना है, ठीक है। तो डेवलपमेंट अगर आपको करना है तो रिसोर्सेज को ऐसे यूज करना कि आपकी जो आने वाली पीढ़ी है उसका भी उसमें हक है, ये मानते हुए आप काम करना है, ठीक है। तो इसका पहली बार जो शब्द का प्रयोग किया गया था यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो लिखो शब्द प्रयोग, इसका पहली बार शब्द प्रयोग लिखो, पहली बार शब्द प्रयोग यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है। यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इसने किया था, ठीक है। यानी यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ने इस शब्द का प्रयोग किया था। इसी कमीशन को ब्रेटलैंड आयोग भी बोलते हैं, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं? ब्रेटलैंड आयोग। अगर कभी क्वेश्चन पूछता है कि समावेशी विकास शब्द का प्रयोग करने वाला कमीशन कौन था, तो आंसर हो जाएगा ब्रेटलैंड आयोग। तो UNSCED ने किया था, ब्रेटलैंड आयोग भी इसको बोलते हैं। और इसने ये कहा था बच्चों, आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट, यानी हमारा जो है कॉमन फ्यूचर है, उस रिपोर्ट में इसने इस शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। कहां पर प्रयोग किया था? आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट, ठीक है, 1987 में इसने इस शब्द का प्रयोग किया था। कभी पूछेगा समावेशी विकास शब्द का पहली बार प्रयोग किस आयोग ने किया था और किस टॉपिक में किया था रिपोर्ट में, ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखो, इसने समावेशी विकास को कैसे डिफाइन किया कि संसाधनों का इस प्रकार प्रयोग की भावी पीढ़ी का भी उसमें हिस्सा हो, ठीक है। तो आप लोग इसलिए इसमें एक पॉइंट लिख लो, समावेशी विकास में पॉइंट लिखो, संसाधनों का इस प्रकार प्रयोग या संसाधनों का भावी पीढ़ी को देखते हुए प्रयोग, भावी पीढ़ी को देखते हुए, मतलब समझ जाओगे ना आप कि क्या कहना चाह रहा है कि हम कैसे रिसोर्सेज का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि अंधाधुंध उसका यूज कर रहे हैं संसाधनों का और उनके लिए कुछ रखे ही नहीं विकास के नाम पे, ठीक है। तो इसने कहा था वर्तमान में देखो बच्चों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, यानी समावेशी विकास के लक्ष्य हैं। तो लिखो वर्तमान में SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने रखे गए? 17 गोल रखे गए, ठीक है। यानी समावेशी विकास के लक्ष्य जो है 17 पॉइंट है, चाहे उसमें शिक्षा है, पोषण है, गरीबी निवारण है, ये सब चीजें हैं। वो 17 कौन कौन है वो नहीं पढ़ाने वाला हूं मैं। और इसको प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक है, ठीक है। प्राप्त करने का लक्ष्य, प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक रखा हुआ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के संबंध में, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखोगे। अब देखना बच्चों, इससे जुड़े हुए कुछ टर्म्स हैं, यानी समावेशी विकास से जुड़े हुए कुछ टर्म्स लिखो, समावेशी विकास से जुड़े हुए कुछ शब्दावलियां लिख लो या कुछ इस तरीके से लिखो। पहला लिखो जीरो ग्रोथ, ठीक है, यानी शून्य समृद्धि बोलते हैं इसको। पहला लिखो शून्य समृद्धि, जीरो ग्रोथ, इसको क्या बोलते हैं?
जीरो ग्रोथ। जीरो ग्रोथ क्या होती है बच्चों, आपको अगर कभी पूछता है तो इसमें क्या होगा, जीडीपी को एक ही स्तर पर व जीवन स्तर को एक ही मतलब जीवन स्तर पर, जब जीडीपी किसी देश की जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, मैंने पहले पढ़ा रखा है इकोनॉमी में, ठीक है, अभी सिर्फ जीडीपी टर्मिनोलॉजी सुन लो। सकल घरेलू उत्पाद का मतलब है आपके देश के अंतर्गत जितना भी उत्पादन हो रहा है, जो भी सेवाओं से आपको प्राप्त हो रहा है, वो आपके देश की सीमा के अंदर, ठीक है। तो जीडीपी को एक ही स्तर पर बनाए रखना, व जीवन स्तर में कोई बढ़ोतरी ना करना, लाइफ स्टाइल में कोई चेंज नहीं हो रहा, कोई इंक्रीमेंट नहीं, ठीक है, जीवन स्तर में बढ़ोतरी नहीं, तो ऐसी ग्रोथ को बोलेंगे हम क्या, जीरो ग्रोथ, ठीक है। तो जीरो ग्रोथ किससे संबंधित टर्मिनोलॉजी, समावेशी विकास से। इसका सीधा सीधा मतलब है कि जीडीपी को एक ही स्तर पे मेंटेन करना और जीवन स्तर में कोई भी बढ़ोतरी ना करना शून्य समृद्धि कहलाती है। शून्य, सेकंड लिखो बच्चों, अनइकोनॉमिक ग्रोथ, यानी अनइकोनॉमिक मतलब जो इकोनॉमिक, जैसे दो चीजें होती है, ग्रोथ तो होगी लेकिन वो अनइकोनॉमिक होगी, यानी उस ग्रोथ का मतलब है कि आपकी जो ग्रोथ है वो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज में ज्यादा आपको फायदा नहीं हो रहा। तो सेकंड आप लोग क्या लिखोगे, अनइकोनॉमिक ग्रोथ लिखोगे, सेकंड पॉइंट, ठीक है, क्या लिखोगे, अनइकोनॉमिक ग्रोथ लिखोगे। तो सेकंड लिख लो आप लोग, अनइकोनॉमिक ग्रोथ, अनइकोनॉमिक ग्रोथ। इसमें क्या होगा बच्चों, अनइकोनॉमिक ग्रोथ में, इसके अंतर्गत सबसे पहले ये देखा जाता है कि जीडीपी की ग्रोथ का एक ऐसा पार्ट, वह भाग जो उन वस्तुओं के उत्पादन पर आधारित जो मानव जीवन हेतु उपयोगी नहीं होती हैं, ठीक है। तो लिखो जीडीपी की, पूरा लिखना है इसमें, जीडीपी की ग्रोथ का वह भाग, जीडीपी की ग्रोथ का वह भाग जो उन वस्तुओं के उत्पादन पर आधारित है, ठीक है, लिखो जीडीपी की ग्रोथ का वह भाग, जीडीपी की ग्रोथ का वह भाग जो उन वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है, जो उन वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है जो मानव जीवन हेतु अधिक उपयोगी नहीं है, उन वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है, उत्पादन से संबंधित है जो मानव जीवन हेतु अधिक उपयोगी नहीं मानी जाती है, ठीक है। तो लिखो जो मानव जीवन हेतु अधिक उपयोगी नहीं होती है, ठीक है, जो मानव जीवन हेतु अधिक उपयोगी नहीं, संबंधित जो मानव जीवन हेतु अधिक उपयोगी नहीं, मानव जीवन हेतु अधिक उपयोगी नहीं, अभी बताता हूं, ठीक है, अधिक उपयोगी नहीं होती है, अधिक उपयोगी नहीं होंगी, अनइकोनॉमिक ग्रोथ बोलते हैं। जैसे हथियार पे आप खर्च कर रहे हैं, यानी आपने वेपन्स वगैरह लिए हैं, हथियार यानी हथियारों पे खर्च कर रहे हैं, अपनी फोर्स पे खर्च कर रहे हैं, हथियार पर खर्च लिखो, हथियार पर जो खर्च कर रहे हो, अपनी जो सेना है, फोर्स खर्च, ठीक है, इस पे जो वहन कर रहे हो। तो जीडीपी ग्रोथ का एक ऐसा पार्ट जो आपने जीडीपी की एक ऐसी जगह खर्च कर दिया जहां आपको मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी नहीं है, हथियार ले रहे हो, फोर्स बना रहे हो, ये वो तो मानव जीवन से क्या मतलब उसका, ठीक है। लेकिन वर्तमान में जो भू राजनीति है, जो पड़ोसी हैं या जो वैश्विक स्तर पे है, अपने को डिफेंस करने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए इस पे खर्च किया जाता है, तो इसको इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते हैं, ठीक है। थर्ड लिखो बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट, रिबाउंड इफेक्ट है, समावेशी विकास से जुड़ा हुआ रिबाउंड इफेक्ट। रिबाउंड मतलब दोबारा घूम फिर के आना, ठीक है, रिबाउंड इफेक्ट, थर्ड लिखो, रिबाउंड इफेक्ट। इसका क्या मतलब है, सीधा सीधा मतलब है, जैसे जो समावेशी विकास के जो विरोधी हैं, जो ये समावेशी विकास को नहीं मानते, वो ये कहते हैं भाई क्यों टेंशन ले रहे हो प्राकृतिक संसाधनों का, तकनीकी बहुत इंपॉर्टेंट है, तकनीकी से हम क्या कर सकते हैं, चीजों को दोबारा अपने संसाधन को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। यानी जो समावेशी विकास का विरोध करते हैं, उनका ये मानना है कि तकनीकी का विकास करके हम संसाधनों की कमी को दूर कर सकते हैं। कौन कहते हैं, समावेशी विकास का विरोध करने वाले। लेकिन जो समावेशी विकास के समर्थक हैं वो ये कहते हैं कि जब तकनीकी बढ़ेगी, तकनीकी बढ़ने के बाद आपका क्या होगा, उत्पादकता बढ़ेगी, यानी प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उससे व्यक्ति की आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगी तो कंजम्पशन उसका बढ़ेगा, उपभोग बढ़ेगा, और उपभोग बढ़ेगा तो संसाधन की बचत नहीं हो पाएगी, ठीक है। और संसाधन की बचत नहीं हो जाएगी तो रिबाउंड इफेक्ट काम करेगा, अर्थात तकनीकी के बढ़ने से उपभोग का बढ़ना होता है, ठीक है। देखो ये रिबाउंड इफेक्ट क्या होता है, देखो रिबाउंड इफेक्ट जैसे ये कहते हैं, तकनीकी अगर बढ़ेगी, तकनीकी बढ़ेगी तो क्या होगा, ऐसे ही, ठीक है, इसका मतलब ये तकनीकी बढ़ रही है तो इसका परिणाम क्या होगा, उत्पादन बढ़ेगा,
उत्पादन क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। ठीक है, तकनीकी बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा या उत्पादकता बढ़ेगी। उत्पादन जब बढ़ेगा, प्रोडक्शन जब बढ़ेगा तो इंसान की आय बढ़ेगी, आय क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। अब जैसी आय बढ़ेगी वो चीजों को खरीदेगा यानी कंजम्पशन करेगा, उपभोग बढ़ जाएगा। अब जैसे ही उसका उपभोग बढ़ा तो उपभोग बढ़ने से क्या हो जाएगा बच्चों, संसाधनों की बचत नहीं हो पाएगी, यानी इसका ओवरऑल इफेक्ट क्या पड़ेगा, संसाधन की बचत नहीं होगी। उपभोग कर लेगा, बचत नहीं, यानी कहीं ना कहीं रिबाउंड इफेक्ट आ जाएगा। अर्थात आपका घूम फिर के तकनीकी के बढ़ने से संसाधन बचत होंगे, ये नहीं कहते, इसी को बोलते हैं रिबाउंड इफेक्ट। अगर क्वेश्चन पूछता है समावेशी विकास के संबंध में रिबाउंड इफेक्ट का संबंध किस चीज से है, तो ये रिबाउंड इफेक्ट वाले मानते हैं कि तकनीकी के बढ़ने से उपभोग मतलब प्राकृतिक संसाधनों की कमी दूर नहीं होती है, बल्कि प्राकृतिक संसाधन बाकी खर्च हो जाते हैं, यानी संसाधन नहीं बच सकते हैं। ठीक है, तो ये रिबाउंड इफेक्ट आप लोग ध्यान रखना, ये तीसरा टर्मिनोलॉजी होता है। एक आता है बच्चों, अब ये इससे नहीं है, समावेशी विकास से संबंधित नहीं, एक लिखो हाई जो मतलब हैप्पी प्लैनेट इंडेक्स, HPI, हैप्पी प्लैनेट इंडेक्स HPI, यानी हैप्पी खुशहाल पृथ्वी सूचकांक या खुशहाल ग्रह सूचकांक, जो भी आप लोग कह सकते हो, हैप्पी प्लैनेट इंडेक्स जो भी बोलते हो। ठीक है, खुशहाल ग्रह सूचकांक भी मान सकते हैं इसको। ये क्या है बच्चों, 2006 से इसको शुरू किया गया था और इसको न्यू इकोनॉमिक फाउंडेशन द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था। ठीक है, देखो 2006 से शुरू, और किसके द्वारा किया गया था, न्यू इकोनॉमिक फाउंडेशन द्वारा, न्यू इकोनॉमिक फाउंडेशन के द्वारा इसको क्या किया गया था, शुरू किया गया था 2006 से हैप्पी प्लैनेट इंडेक्स। ये क्यों शुरू किया गया था, अब आप देखो इसके ब्रैकेट में लिखो क्यों आखिर इसको जरूरत पड़ी। ठीक है, ये आपका रफ है, मतलब हुआ क्या, आपने सुना होगा मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI में जो भी आप चीजें लेते हैं उसके अंदर ये लोग, इन लोगों ने कहा कि जो HDI है वो पर्यावरणीय समावेशन यानी एनवायरमेंटल इंक्लूजन, मतलब एनवायरमेंटल जो सस्टेनेबिलिटी है उसको शामिल नहीं करता है। ठीक है, लिखो HDI द्वारा पर्यावरणीय समावेशन यानी पर्यावरणीय ये जो क्या कहते हैं उसको सस्टेनेबल यानी समावेशन या जो भी आप लोग कहते हैं। ठीक है, पर्यावरणीय समावेशन, समावेशी, यानी इसको आप लिख लो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, को शामिल नहीं, HDI में पर्यावरणीय समावेशन शामिल नहीं, ऐसा लिखो, शामिल नहीं। अर्थात इसने सीधे सीधे कहा इन लोगों ने, भाई जो मानव विकास सूचकांक ले रहे हो आप, मानव के जीवन स्तर को देख रहे हो, सब कुछ देख रहे हो, लेकिन उसके चक्कर में मानव के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के चक्कर में पर्यावरण का कितना नुकसान हुआ, प्राकृतिक संसाधनों का कितना दोहन हुआ, आपने कभी नहीं सोचा। आपने मानव जीवन सूचकांक बनाया, बहुत खुश हुए, लेकिन उसमें मानव को खुशहाल करने के लिए प्रकृति या जो नुकसान हुआ या पर्यावरण के समावेशन को आपने ध्यान ही नहीं दिया। तो इसने इसको संशोधित करते हुए इन लोगों ने क्या कहा कि जो उच्च जीवन स्तर को बनाने के लिए, यानी अगर आपको बढ़िया जीवन स्तर बनाना है, यानी इसमें सिंपल सी बात है, उच्च जीवन स्तर यानी हाई क्वालिटी लाइफ अगर आपको चाहिए तो ये उच्च जीवन स्तर हमेशा इसने कहा कि इसके साथ पर्यावरणीय समावेशन का उल्टा संबंध होता है, यानी ये पर्यावरणीय समावेशन के उल्टा संबंध होता है। अर्थात अगर आपको बेहतर जीवन चाहिए तो पर्यावरण समावेशन आपका कम हो जाता है, यानी एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, सीधे सीधे इसने कहा भाई आप बढ़िया जीवन स्तर चाहते हो तो आप पर्यावरण को नुकसान कर रहे होगे, क्योंकि अगर गंदा जीवन स्तर होगा तो पर्यावरण बचा रहेगा, तो इनका उल्टा संबंध है। तो इसमें इसका कोई मेंशन नहीं था। इस कमी को दूर करने के लिए 2006 में न्यू इकोनॉमिक फाउंडेशन ने इसको शुरू किया और इसने सीधे सीधे कहा कि जो HPI है, ये मतलब हैप्पी प्लैनेट इंडेक्स, इसमें हम क्या लेंगे बच्चों, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट मतलब मानव के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए पर्यावरण को जो एक वर्ष में एक निश्चित टाइम में जीवन स्तर बनाए रखने हेतु जो प्रयुक्त की जा रही प्राकृतिक पूंजी है, यानी जो नेचुरल कैपिटल है हमारा, प्राकृतिक सोर्सेज हैं, एक निश्चित वर्ष में मानव जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए जो प्राकृतिक पूंजी का हमने प्रयोग किया है उसी को इकोलॉजिकल फुटप्रिंट बोलते हैं। तो HPI किस चीज को शामिल करता है, इसमें क्या होता है बच्चों, एक्सपीरियंस्ड वेल बीइंग, यानी अपने आप में एक बेहतर जीवन स्तर। तो इसमें क्या होगा, HPI में क्या आएगा, एक्सपीरियंस्ड वेल बीइंग। ठीक है, एक्सपीरियंस्ड वेल बीइंग को इंटू करोगे आप, यही कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ना है आपने। ठीक है, लाइफ जो एक्सपेक्टेंसी है, यानी लाइफ से आपकी जो उम्मीदें हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, अपॉन इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। बस
आपको ये याद रखना है कि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या होता है, यानी ये वाला टर्म याद रखना, ये कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, क्योंकि एचपीआई में क्या सम्मिलित होगा, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट सम्मिलित होगा। अब यही इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या होता है मैं आपको बताता हूं, ठीक है। देखो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के बारे में आप लोग लिखो, किसी भी राष्ट्र में किसी एक वर्ष में जीवन स्तर को बेहतर बनाए रखने के लिए, यानी जीवन स्तर को बनाए रखने हेतु प्रयुक्त की जा रही प्राकृतिक पूंजी, ठीक है। लिखो किसी भी राष्ट्र में एक वर्ष में, किसी भी राष्ट्र में किसी वर्ष में जीवन स्तर को बनाए रखने हेतु प्रयुक्त प्राकृतिक पूंजी ही क्या है, अपने आप में इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है। अर्थात अगर आप बेहतर जीवन स्तर चाहते हो, मानव जीवन को बेहतर बनाना चाहते हो, आपने प्राकृतिक पूंजी का भी तो यूज किया होगा, वो भी चेक करो भाई, फिर देखो कि आप कितना काम हो पा रहे। तो इसी को बोलते हैं हैप्पी प्लेनेट इंडेक्स। सिंपल सा है, कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ना है, कब से शुरू हुआ, किसके द्वारा शुरू किया गया और इसमें किस चीज को इंक्लूड किया गया, इकोनॉमिकल एनवायरमेंटल फुटप्रिंट, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट जो भी बोलते हो, इसको शामिल किया गया। और ये क्या होता है, मानव जीवन स्तर को बेहतर बनाए रखने के लिए जो प्राकृतिक पूंजी का यूज किया जा रहा है, उसी को क्या बोलते हैं बच्चों, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद बच्चों लास्ट टर्म आता है कार्बन क्रेडिट। अगला लिखो कार्बन क्रेडिट, शायद बीपीडीओ में क्वेश्चन आया था इससे, ठीक है। कार्बन क्रेडिट लिखो, अगला क्या लिखोगे, कार्बन क्रेडिट, ठीक है। ये टर्म्स आपने सुने भी होंगे, पढ़ लेना कार्बन क्रेडिट के बारे में थोड़ा सा ढंग से, ठीक है। कार्बन क्रेडिट कुछ नहीं है बच्चों, एक सर्टिफिकेट मिलता है इसमें, जैसे विश्व के अनेक देश हैं, ठीक है। अब जब वो कहीं पे इन्वेस्ट करेंगे तो कार्बन का उत्सर्जन होना ही होना है, CO2 वगैरह का उत्सर्जन होगा। CO2 का जब उत्सर्जन होगा, इमिशन होगा, तो पर्यावरण को नुकसान होगा, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं आएंगी, बहुत ज्यादा इसमें बीमारियां, बाढ़, सूखा, ये सब किससे होता है, ग्लोबल वार्मिंग यानी जलवायु परिवर्तन से। तो इसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट आया कार्बन क्रेडिट का। कार्बन क्रेडिट का मतलब क्या होता है, जो वैश्विक कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं या वैश्विक देश हैं, वो एक सर्टिफिकेट प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उस सर्टिफिकेट को क्या बोलता हूं मैं बताता हूं। वो जो सर्टिफिकेट है, अगर उन्होंने कैसे प्राप्त होगा, जब वो अपना इन्वेस्टमेंट ग्रीन प्रोजेक्ट में करें, यानी जिससे कार्बन का उत्सर्जन, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन बहुत कम या न्यून होता है, तो उनको वो सर्टिफिकेट मिलेगा। ये माना जाएगा, जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं, फिर इसको समझाऊंगा, ठीक है। जैसे कोई कंट्री है A, B और C, तीन, ठीक है। इसका कार्बन उत्सर्जन बहुत हाई है, सपोज ये USA है, ठीक है। फिर B कौन हो गया, एक ऐसी कंट्री जो चाइना है, सपोज इसका भी उस है। एक C कंट्री होगी जैसे भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, ठीक है, जो ऐसे ग्रीन प्रोजेक्ट है, जो छोटे मोटे देश हैं। अब हर किसी ने, क्योंकि वैश्विक स्तर पे ओवरऑल देखा जाएगा कि कार्बन उत्सर्जन कितना हो रहा है, इनके वहां बड़े प्रोजेक्ट हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, सब कुछ है, इसने कार्बन क्रेडिट किया। अब इसका भी टारगेट था, बाई चांस ये उस लक्ष्य से पार कर दिया इसने कार्बन का उत्सर्जन। और इस देश में भूटान, जहां बहुत कम कार्बन उत्सर्जन होता है, इसने सपोज क्या कर लिया कि अपना कम मतलब ग्रीन प्रोजेक्ट में जो भी था निवेश किया, बहुत इंडस्ट्री नहीं है, तो जितना इसका टारगेट था, इसका टारगेट भूटान का, उससे भी कम इसने इमिशन किया। तो इसने जो प्रोजेक्ट में लॉन्च मतलब अपना इन्वेस्ट किया, वो ग्रीन प्रोजेक्ट में किया, जिससे कार्बन उत्सर्जन कम हो सके, ठीक है। उसके बाद इसको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, और ये अपनी लिमिट से ऊपर चला गया और ये अपनी लिमिट से कम में है, तो ये क्या करेगा, उस दोनों को बैलेंस करने के लिए अपना कार्बन क्रेडिट इसको बेच सकता है कि भाई तेरा टारगेट 10 यूनिट का था सपोज, और तूने 12 यूनिट कर दिया, और मेरा टारगेट 2 यूनिट का था, मैंने 2 यूनिट भी नहीं किया, तो वो बैलेंस करने के लिए 2 यूनिट उसको, मतलब बैलेंस हो गया अर्थ पे, उसका उतना था, इसका कम था, तो ये उतना भी नहीं पहुंचा, वो एक्स्ट्रा चला गया, तो इससे उसको बैलेंस हो गया। अब आप कहोगे सर इसको क्या फायदा हुआ, ये बेचेगा बच्चों कार्बन क्रेडिट, इसको पैसा मिलेगा, ठीक है। इससे ये कहेगा कि भाई देख मैं नहीं पहुंच पाया, कार्बन मेरा क्रेडिट है, मैं कम मैंने इमिशन किया है, आप इसको ले लो। तो इस प्रकार का कॉन्सेप्ट होता है। तो ये एक मतलब रफली मैं अभी समझा रहा हूं, इसको डिटेल से जब हम पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है। तो कार्बन क्रेडिट कुछ नहीं है बच्चों, इसमें लिखो एक प्रक्रिया जिसमें व्यावसायिक फर्म या अन्य संस्थाएं सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन CER सर्टिफिकेट प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। लिखो एक ऐसी प्रक्रिया, पूरा लिखना है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें व्यावसायिक फर्म ऑब्लिक कंपनियां, व्यावसायिक फर्म ऑब्लिक कंपनियां, ठीक है, कंपनीज जो भी बोलते हो, क्या करने का, सर्टिफाइड इमिशन सर्टिफिकेट, यानी जो अपने सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन CER, सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन CER प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ये CER क्या है, सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन, एक सर्टिफिकेट है बच्चों,
सर्टिफिकेट है, ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया ना, तो ये एक प्रकार का क्या है, सर्टिफिकेट है, एक प्रकार का प्रमाण पत्र है सीईआर का। इसको प्राप्त करने की कोशिश करती हैं जो कंपनियां होती हैं। अभी कैसे करेंगी काम मैंने आपको बता दिया। इसमें क्या होता है बच्चों, 1 टन CO2 का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। तो लिखो 1 CER बराबर 1 टन CO2, यानी अगर किसी को 1 CER मिला है, एक सर्टिफाइड मतलब इमिशन रिडक्शन, तो इसका मतलब उसने 1 टन CO2 का क्या किया है, कम इमिशन किया है। तो जो जिसने 1 टन ज्यादा कर दिया वो उसको बेच देगा अपने टारगेट से ऊपर, उसको पैसा मिलेगा और फिर सभी पे ये बैलेंस माना जाएगा, ठीक है। तो 1 टन CO2 का ये प्रतिनिधित्व करता है, ध्यान रखना। अब देख लो CER प्राप्त करने हेतु कंपनियां क्या करती हैं बच्चों, ग्रीन प्रोजेक्ट में निवेश करती हैं और CO2 का स्तर कम करने में मदद होता है, ठीक है। हर कोई चाहेगा कि वो CER प्राप्त करे। CER प्राप्त करने हेतु ग्रीन प्रोजेक्ट में निवेश होता है। मतलब ग्रीन प्रोजेक्ट उनको बोलते हैं जो पर्यावरण के लिए नुकसान नहीं करते हैं, ठीक है। ग्रीन प्रोजेक्ट में निवेश, ग्रीन प्रोजेक्ट में जब निवेश हो जाएगा, इन्वेस्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, CO2 का कम इमिशन होगा। अब CO2 क्योंकि उसने ग्रीन प्रोजेक्ट में निवेश कर दिया, उसको 1 CER मिला, तो जो कि 1 टन CO2 के बराबर का प्रतिनिधित्व करता है, तो वो बेच देगा अपना, वो दूसरे देश को बेच देगा जिसने ज्यादा कर रखा है। तो ज्यादा कर रखा है उसको बेच दिया, उसको पैसा मिला और दोनों का आपस में बैलेंस हो गया, ठीक है। तो ये कार्बन क्रेडिट इसी को बोलते हैं। वर्तमान में कार्बन क्रेडिट को बेचने के लिए बाजार भी स्थापित कर दिए गए, ध्यान रखना। इनका एक वायदा बाजार भी है, फ्यूचर जो मार्केट होता है वो भी रहता है CER में। भारत में जो ये है अपने आप में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, इसने 2008 में इस कारोबार को शुरू किया, ठीक है। लिखो भारत में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, ठीक है, द्वारा 2008 में इसका कारोबार शुरू, 8 में कार्बन क्रेडिट का कारोबार शुरू, लिखो कारोबार शुरू किया गया था, ठीक है। ये इससे जुड़े हुए बच्चों मेन पॉइंट थे जो आपको मैंने बताया, ठीक है। तो इससे कार्बन क्रेडिट क्या होता है आप लोग समझ जाएंगे। यानी कार्बन क्रेडिट में सदस्य राष्ट्र क्या प्राप्त करने का कोशिश करते हैं, CER सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन, ठीक। इसके बाद एक टॉपिक दिया है उसने सिलेबस में जो कि करंट के अंदर दिया है, गठबंधन सरकार। इससे क्वेश्चन आएगा तो ओनली कॉन्सेप्ट बेस आएगा, ठीक है। गठबंधन सरकार पॉलिटी के अंदर, मतलब करंट अफेयर में भी दिया है, पॉलिटी के अंदर भी कॉन्सेप्ट आधारित ही प्रश्न आएगा इसमें, ठीक है। गठबंधन सरकार, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बच्चों गठबंधन सरकार क्या होती है। कोलिशन गवर्नमेंट होती है, विभिन्न राजनीतिक दल एक होकर सरकार का जब निर्माण करते हैं, ठीक है। देखो विभिन्न राजनीतिक दल द्वारा एक होकर सरकार का निर्माण, विभिन्न राजनीतिक दल द्वारा एक होकर सरकार का निर्माण, एक होकर सरकार निर्माण जब किया जाता है, ठीक है, सरकार का निर्माण किया जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, गठबंधन सरकार। और ये गठबंधन सरकार कब बनेगी गठबंधन सरकार, जब लोकसभा ऑब्लिक विधानसभा में किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं, किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, मेजोरिटी नहीं मिलती, स्पष्ट बहुमत नहीं, ठीक है, जितनी सीट चाहिए उतनी नहीं मिलती, तो फिर वो गठबंधन करते हैं दूसरे दलों के साथ, तब जाके गठबंधन सरकार का गठन होता है, ठीक है। ये भारत में बहुत पहले से होता आया है। यह एक प्रकार की बच्चों बहुदलीय व्यवस्था है, मल्टी पार्टी आ जाती है इसमें, ठीक है, क्योंकि गठबंधन सरकार होगी तो एक से ज्यादा दल आ जाएंगे, तो बहुदलीय व्यवस्था मान के चलते हैं इसको। और इसको एक प्रकार से सहकारी व्यवस्था भी कह सकते हैं, कोऑपरेटिव, यानी एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके सहकारी व्यवस्था भी इसको हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि इसमें एक पार्टी का दूसरे पार्टी के साथ कोऑपरेशन हो जाता है, सहकारिता आ जाती है, ठीक है। अब ये बच्चों कब होता है मैंने आपको बता दिया। अब इससे मैं चूंकि पहले ही कह चुका हूं इससे क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। अब इसकी विशेषताएं पता होनी चाहिए। अब मैं विशेषताएं आपको रफली लिखूंगा, ठीक है। अब गठबंधन सरकारें आपको पता है कि क्या होती हैं, तो इसकी विशेषताएं लिखो, इसके मेन पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं गठबंधन सरकारों के, ठीक है, लिखो। क्योंकि प्रीलियम से है इसलिए मैं इसको डीप नहीं बता रहा, ठीक है। विशेषताएं, इसके क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं किसकी, गठबंधन सरकार की। पहला पॉइंट आप लोग लिखो बच्चों, इसमें कुछ प्राप्तियों वस्तुओं के आधार पर बनाए जाते हैं, यानी कुछ इनका एक टारगेट होता है, ठीक है। ये देखो गठबंधन सरकार कुछ प्राप्तियों, कोई टारगेट होगा, ठीक है, ऑब्लिक वस्तुओं, कुछ प्राप्तियों ऑब्लिक वस्तुओं के आधार पर बनाए जाते हैं, ठीक है, के आधार पर बनाए जाते हैं, पूरा लिखना, के आधार पर बनाए जाते हैं, कौन सी, गठबंधन सरकार। दूसरा बच्चों इसमें गठबंधन कब होता है, जिसमें कम से कम 2 सहयोगी होते हैं, ठीक है। लिखो गठबंधन कब होगा, कम से कम 2 सहयोगी, मिनिमम कम से कम 2 सहयोगी,
कम से कम 2 सहयोगी होंगे इसमें, ठीक है, वरना गठबंधन बनेगा ही नहीं, मिनिमम 2 तो चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा बच्चों विशिष्ट हितों का अस्थायी सम्मिलन होता है, यानी हर किसी के अपने हित हैं तो इनको अस्थायी रूप से सम्मिलित हो जाएंगे, यानी परमानेंट नहीं मिलते हैं, उस पर्टिकुलर टाइम में जब गठबंधन बनाना है तो उसमें आपस में इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। तो विशिष्ट हितों का अलग अलग जो हित हैं, अलग अलग विशेष हित हैं सबके, उसका अस्थायी सम्मिलन होता है, यानी नॉन परमानेंट अस्थायी सम्मिलन, यानी आपस में नॉन परमानेंटली मिल जाते हैं, ये गठबंधन सरकार की विशेषताओं में होता है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों ये स्थिर नहीं होते हैं बल्कि गतिशील होते हैं, क्योंकि गठबंधन सरकार कभी भी स्थिर नहीं हो सकती, कभी भी टूट सकती है। लिखो, गठबंधन सरकार स्थिर नहीं होती बल्कि यह गतिशील होती है, यानी गतिशील का मतलब इसमें कुछ भी हो सकता है, कभी भी टूट सकती है, कभी भी हट सकते हो, ठीक है। कोई परमानेंट मतलब स्थिर गवर्नमेंट नहीं होती है, ये कौन सी गठबंधन सरकार। इसके अलावा लिखो, गठबंधन सरकार समझौते पर आधारित होती है, यानी आपस में जब वो समझौता करेंगे तभी तो गठबंधन सरकार बनेगी ना, वरना दूसरी पार्टी क्यों आएगी, समझौते पे आधारित होती है। अगला लिखो, न्यूनतम कार्यक्रम के आधार पर ये कार्य करते हैं, जब आपस में मिलते हैं तो मिनिमम वर्क बताते हैं कि हम ये कार्य करेंगे, ठीक है, न्यूनतम कार्य के आधार पर एक होते हैं, के आधार पर गठन होता है, ये आपस में सहमति बना लेते हैं कि हम लोग न्यूनतम ये वाले काम करेंगे, इसके आधार पर हम क्या करते हैं, आपस में मिल जाते हैं। इसके अलावा लिखो बच्चों, इनका लक्ष्य जो होता है सत्ता प्राप्ति होता है और कोई विचारधारा नहीं होती। कभी पूछेगा गठबंधन सरकार की कोई विचारधारा होती है, तो विचारधारा नहीं होती, कोई आइडियोलॉजी नहीं होती, ठीक है, क्योंकि उसमें एक से अधिक दल हैं तो वो तो मजबूरी में सत्ता में आए हैं, तो विचारधारा नहीं, सत्ता प्राप्ति हेतु आते हैं। लिखो, सत्ता प्राप्ति हेतु इनका लक्ष्य है, प्राप्ति इनका लक्ष्य होता है, कोई विचारधारा नहीं होती, इनके ध्यान रखना, ठीक है। तो गठबंधन सरकार की क्या थी बच्चों, विशेषताएं थी। इसी के अलावा गठबंधन सरकार के बच्चों कुछ गुण भी होते हैं, ठीक है। गठबंधन सरकार के क्या गुण होते हैं, इसी के ऊपर हेडिंग डाल लीजिए आप, गठबंधन सरकार के गुण, ठीक है, क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या अवगुण होते हैं, यानी क्या इनमें अच्छाई होती है, क्या इनमें बुराई होती है, ये हम लोगों ने देखना है, ठीक है। ये सब कॉन्सेप्ट आधारित प्रश्न आएगा तो थ्योरेटिकल, वरना नहीं आएगा, ठीक है। तो गुण में क्या क्या लिखोगे बच्चों, ये क्या करते हैं, विपरीत हितों से सामंजस्य और सरकार चलाने हेतु, यानी विभिन्न हितों को साधना इनका लक्ष्य होता है, ठीक है। लिखो, विभिन्न हितों को साधना, यानी बहुत अलग, क्योंकि अलग अलग दलों के लोग आते हैं तो अलग अलग हित हो जाएंगे, सबके अलग अलग हित होंगे, तो टारगेट तो यही रहेगा ना कि सबकी इच्छाएं पूरी करें, जो जो जिस पार्टी के, सपोज ए पार्टी का, बी पार्टी के, सी पार्टी के लोग आए तो अपने जो हित हैं उनसे जुड़े हुए जो आइडियोलॉजी होगी उनकी संबंधित, उन हितों को पूरा करने की ये कोशिश करते हैं बच्चों, ठीक है। अगला लिखो, इसमें अधिक विविधता होती है, यानी अधिक प्रतिनिधित्व होता है। अधिक प्रतिनिधित्व कैसे, सरकार में अधिक प्रतिनिधित्व, लिखो सरकार में अधिक प्रतिनिधित्व, क्योंकि इंडिया आप जैसे एग्जाम्पल देख लो, इतना डाइवर्सिटी है, इतनी विविधताएं हैं, अलग अलग जाति, धर्म, अलग अलग कल्चर के लोग हैं, तो गठबंधन सरकार में अगर वो एक हो जाते तो इसमें ज्यादा लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिल सकता है, ठीक है, ये गुण के अंदर आएगा। अगला लिखो, नीतिगत निर्णय ये सर्वसहमति से लेते हैं, मतलब अगर कोई पॉलिसी लेवल पे निर्णय लेना है सबकी सहमति होगी, एक ही इंसान की नहीं होगी, ठीक है। नीतिगत निर्णय सर्वसहमति से, सभी की सहमति से, नीतिगत निर्णय क्या लेते हैं बच्चों, ये सर्वसहमति से लेते हैं, इसको भी आप लोग ध्यान रखना। अगला लिखो बच्चों, संघीय ढांचे को मजबूत करता है। संघीय ढांचे मतलब क्योंकि स्टेट के साथ, सेंटर के साथ साथ स्टेट के लोग भी इसमें पार्टी में आ जाते हैं, मतलब क्षेत्रीय पार्टियां भी, तो संघीय ढांचा उससे क्या होता है, मजबूत हो सकता है, ठीक है। इससे क्या हो सकता है, संघीय ढांचा मजबूत हो सकता है, ठीक है, गठबंधन सरकार में, ये भी ध्यान रखना। अगला लिखो बच्चों, निरंकुश शासन की संभावना इसमें कम रहती है, क्योंकि इसमें और पार्टी है तो एक ही आदमी नहीं कर सकता है, ठीक है। निरंकुश शासन की संभावना कम, शासन की संभावना कम होती है, निरंकुश शासन की इसमें संभावना कम होती है, ये तो इसके गुण थे। अब हेडिंग लिखो, गठबंधन सरकार के अवगुण, ठीक है, इसका जस्ट एंटी मतलब इसका जो विरोध, क्या क्या इसमें कमियां हैं, क्या क्या इसमें अवगुण है, ये भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो देखिए अवगुण क्या क्या होते हैं। पहला अवगुण तो ये लिखो कि ये सरकार अस्थिर होती है, यानी कभी भी पार्टी दूसरी जो गठबंधन सरकार है, मतलब दूसरे जो सहयोगी हैं वो छोड़ सकते हैं, ठीक है, तो अस्थिर है, पर पता नहीं कि कब टूट जाए। दूसरा, इसमें प्रधानमंत्री कमजोर हो जाता है बच्चों, प्रधानमंत्री गठबंधन सरकार में कमजोर हो जाता है, क्योंकि सहयोगी भी हैं, उसको भी अपनी कुर्सी बचानी है, तो प्रधानमंत्री इसमें क्या हो जाता है बच्चों, कमजोर पड़ जाता है, ठीक है। और गठबंधन सहयोगियों को सुपर पीएम इसमें कहा जाता है, ठीक है। लिखो, गठबंधन सहयोगियों को सुपर पीएम कहा जाता है,
गठबंधन सहयोगी सुपर पीएम की भूमिका में होते हैं, ऐसे लिख दो, सुपर प्रधानमंत्री की भूमिका में होते हैं गठबंधन सरकार में, ठीक है, क्योंकि उसने सबकी सुननी है पीएम ने, तो पीएम कमजोर पड़ जाता है। अगला बच्चों इसमें मंत्रिमंडल भी कमजोर पड़ जाता है। कैसे मंत्रिमंडल कमजोर पड़ेगा? वो इस वजह से कमजोर पड़ेगा क्योंकि जो कैबिनेट है, ठीक है, ये निर्णय जो लेती है तो ठीक है, लेकिन गठबंधन सरकार जब बनती है, ध्यान रखना, गठबंधन सरकार जो बनती है तो उनकी एक कॉमन कमेटी होती है, समिति होती है, जिसमें अलग अलग पार्टी के लोग होते हैं, वो क्या निर्णय लेना है वो भी तय करते हैं। तो ये कैबिनेट जो होता है बच्चों, इसमें कमजोर पड़ जाता है गठबंधन सरकार में, ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा इसमें सौदेबाजी बहुत होती है बच्चों, बार्गेनिंग, ठीक है, सौदेबाजी का प्रचलन हो जाता है, सौदेबाजी का प्रचलन, ठीक है, का प्रचलन गठबंधन सरकार की विशेषताओं मतलब अवगुणों में से एक है। इसके अलावा लिखो बच्चों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में क्षेत्रीय मुद्दे हावी हो जाते हैं, ठीक है, लिखो, नेशनल व इंटरनेशनल मामले में क्षेत्रीय मुद्दे हावी हो जाते हैं, ठीक है। ये कैसे होते हैं, एक एग्जांपल बताता हूं। जब ये अभी कुछ समय पहले जब वेस्ट बंगाल भी केंद्र में थे, मतलब गठबंधन सरकार में, ममता बनर्जी की पार्टी, तो भारत बांग्लादेश के एक एग्रीमेंट होना था, ये तीस्ता नदी के कुछ पानी को लेकर था, ठीक है, तो ममता बनर्जी ने होने ही नहीं दिया, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो समझौता होने जा रहा था भारत बांग्लादेश की। तो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो नेशनल इंटरनेशनल मामले हैं गठबंधन सरकार में, उसमें क्षेत्रीय मुद्दे हावी हो सकते हैं, ठीक है। अगला लिखो बच्चों, मंत्रिमंडल का आकार बढ़ जाता है और दोषारोपण की प्रक्रिया बढ़ जाती है। मंत्रिमंडल का आकार बहुत बड़ा, क्योंकि हर पार्टी चाहेगी मेरे को मंत्रिमंडल में स्थान मिले, तो प्रॉपर निर्णय नहीं हो पाता। आपने सुना होगा ना कि जैसे जहां बहुत ज्यादा बिल्लियां होती हैं वहां चूहा नहीं मर पाता, तो वैसे ही हो जाता है, मंत्रिमंडल का आकार बढ़ जाता है और दोषारोपण शुरू हो जाता है कि अगर कोई कमी होगी एक दूसरे पे, दोषारोपण अधिक होता है इसमें, ठीक है, दोषारोपण अधिक होता है। इसका क्या मतलब है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाती है इसमें, ठीक है, कोई इंसान खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझ पाता। ये था आपका पॉलिटी में गठबंधन सरकार, दोष, गुण, अवगुण। क्वेश्चन आएगा तो कॉन्सेप्ट आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा यहाँ से, ठीक है। जैसे 4 स्टेटमेंट वाला नहीं आता हो, बड़े मतलब कुछ लिखा होगा, गठबंधन सरकार की प्रमुख विशेषताएं हैं, अविशेषताएं हैं, गुण, अवगुण। मैथमेटिक्स रीजनिंग टाइप 3, पहला टाइप कौन सा किया था, बंदर को चढ़ाया था पेड़ पे। दूसरा टाइप क्या था, मुर्गी और गाय के सर पैर गिने थे। तीसरा टाइप, एक छात्र से कहा गया कि आप इस संख्या को इतने से गुणा करो, उस स्टूडेंट से कहा गया, आपसे ही कहा गया, चल भाई राम सिंह इतने से गुणा कर, और राम सिंह ने उसको सुना नहीं और किसी दूसरे से गुणा कर दिया, और जो उसका आंसर आया वो रियल आंसर से गैप आएगा, आएगा ही आएगा। मैं तुमसे कहूँ 10 से गुणा कर किसी संख्या को, मैंने कहा तुमसे 5 को 10 से गुणा करो, 50 आना चाहिए, लेकिन आपने 5 को 15 से गुणा कर दिया, 75 आ गया। तो जो रियल आंसर आया वो जो मतलब जो आंसर आपका आया वो रियल आंसर से मैं कहूंगा 25 कम आया, 25 ज्यादा आया, 25 कम आया, तो मैं पूछूंगा कि रियल आंसर क्या था या उसने किस नंबर से गुणा कर दिया, ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपने लिखना है, क्वेश्चन लिखो, किसी एक छात्र से किसी संख्या को 32 से गुणा करने को कहा गया, ठीक है। एक छात्र को किसी संख्या मतलब एक छात्र से किसी संख्या को 32 से गुणा करने को कहा गया, पूरा लिखना है, ठीक है। किसी संख्या को 32 से गुणा करने को कहा गया, ठीक है, परंतु छात्र ने उसे 23 से गुणा कर दिया, परंतु छात्र ने उसे 23 से गुणा कर दिया, 23 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। उससे कहा था 32 से गुणा कर, और उससे गुणा कितने से कर दिया, 23 से कर दिया। तो जो प्राप्त उत्तर था, यानी जो छात्र का उत्तर था, वो सही उत्तर से 27 कम था। लिखो, जो प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 27 कम था, जो रियल में आना चाहिए था से 27 कम था, ठीक है। तो क्वेश्चन लास्ट में पूछेगा, या पूछेगा कि सही उत्तर क्या था या वह संख्या क्या थी जिससे उसने गुणा किया। तो क्वेश्चन इसमें लिखो, तो सही उत्तर क्या था, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, सही उत्तर क्या। सिंपल है, कैसे करना है, देखो सॉल्व, इसको सॉल्यूशन निकालना है इसका, ठीक है। देखो कैसे करना है, किसी छात्र से किसी संख्या को 32 से गुणा करने को कहा गया, परंतु छात्र ने 23 से गुणा कर दिया, प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 27 कम था, तो सही उत्तर क्या है, क्वेश्चन पूछेगा। तो आप लोग हमेशा ऐसे क्वेश्चन में क्या करोगे, माना संख्या मान लोगे कि वो संख्या x थी जिससे उसको गुणा करना था, ठीक है। माना संख्या कितनी थी, x थी, x वो नंबर हो गया जिससे उसने गुणा करना, अब पता नहीं क्या था, ठीक है। अब देखो, अब उसने क्या कर दिया, किसी संख्या को 32 से गुणा कर दिया, किसने, उस छात्र ने, यानी अब हमको पता चल गया कि ये संख्या क्या है, x। अब x संख्या को उसने कितने से गुणा कर दिया, 32, तो उसने क्या कर दिया, 32x कर दिया। ये किसने किया, मैंने नहीं किया, ये छात्र ने कहा, ठीक है। करना कितने सा, मतलब सॉरी,
करना किस, ये करना इतने से था, मतलब ये 32 एक्स से गुणा करना था। किसी छात्र से कहा गया कि आप एक संख्या को 32 से इंटू करो, करना ये था। उसने क्या कर दिया, 23 से गुणा कर दिया। हम भी 23 से गुणा कर दें, 23 एक्स कर दिया मैंने, देखो 23 एक्स कर दिया, ठीक है। अब उसने क्या कहा, प्राप्त उत्तर, यानी इसका जो सॉल्यूशन था, प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 27 कम था, यानी इनका जो उत्तर आना था वो 27 कम था, ये माइनस कर देना, ठीक है। और कितना कम था बच्चों, 27 कम था। ऐसा ही तो है, गैप कितना, यानी अंतर बता रहा ना, यानी जब गैप होता है अंतर को माइनस लिखते हैं। संख्या माना 100 होगी, कितने से करना था, 32 से, कर कितने से दिया, 27 से, अंतर कितने का आ गया, अंतर के लिए माइनस साइन, अंतर कितने का है दोनों के बीच का, 27, तो माइनस साइन करके 27, तो 32 में से 23 एक्स कम करो, एक्स ये कम हो जाएगा ना, तो 9 एक्स हो गया, 9 एक्स इक्वल टू कितना हो गया, 27, एक्स इक्वल टू कितना हो गया, 27/9 यानी 3, यानी वो संख्या, यानी जो माना संख्या थी एक्स मतलब 3, ठीक है। अब उसने क्वेश्चन क्या पूछा, सही उत्तर से कम था, तो सही उत्तर कितना है, आपको संख्या तो पता चल गई कितनी है, 3। अब सही उत्तर कौन सा था, किसी संख्या को 32 से गुणा करना था, तो सही उत्तर यानी x को कितने से गुणा करना था, 32 से, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 32 गुणा 3, यही तो कहा था उसने, 3 दूना 6 3 96, सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, 96 हो जाएगा, ठीक है। ये तो पता ही होगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन लिखो, कुछ नहीं करना है, गैप करके दोनों का अंतर लिख देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो, इसी तरीके से अगला क्वेश्चन आप लोग लिखो, इसी का बाकी आप प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। लिखो, किसी छात्र से एक संख्या को 8/17 से गुणा करने को कहा गया, ठीक है। किसी छात्र को एक संख्या को 8/17 से गुणा करने को कहा गया, परंतु उसने 8/17 से भाग कर दिया, डिवाइड कर दिया, परंतु उसने 8/17 से भाग कर दिया। अब उसने भाग कर दिया 8/17 से, ठीक है। तो लिखो, जो उत्तर प्राप्त हुआ वह सही उत्तर से 225 ज्यादा था। देखो, जो उत्तर प्राप्त हुआ वो सही उत्तर से 225 ज्यादा था, पूरा लिखना आप, जो प्राप्त उत्तर हुआ वो सही उत्तर से 225 ज्यादा, ठीक है, सही उत्तर से ज्यादा, ठीक है। जो उत्तर प्राप्त हुआ वो सही उत्तर से 225 ज्यादा था। और अंत में क्वेश्चन पूछ दिया, तो दी गई संख्या क्या थी, मतलब किससे गुणा करना था, ठीक है। दी गई संख्या क्या थी, कुछ नहीं करना है। देखो, आप सबसे पहले क्या मानोगे, माना वो संख्या उसकी x थी, ठीक है। लिखो, माना संख्या कितनी थी, x थी। अब क्या करने को कहा, किसी छात्र से एक संख्या को, उस x को 8/17 से गुणा करने को कहा गया। आप भी कर दो, यानी उससे क्या कहा, 8/17 से उसको गुणा कर दो। गुणा मतलब इंटू x, यानी इंटू x का मतलब x हो जाता है, ठीक है, यानी 8x/17, उससे ये करने को कहा था। उसने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, यानी x को उसने 8/17 कर दिया। जब कभी ऐसा होता है, ये तो पता होगा ना, ये सबसे ऊपर आ जाता है, इसके नीचे वाला यहाँ आ जाता है, तो ये 17 ऊपर आ जाता है, ठीक है, 17x/8, उसने ऐसा कर दिया। अब वो कह रहा है कि जो प्राप्त उत्तर था वो सही उत्तर से 225 अधिक हो गया, यानी गैप कितने का है, 225। गैप के लिए हमेशा माइनस करते हैं। अब आप सोचो कि सर इसको पहले लिखूं या इसको पहले, जो बड़ा है उसको पहले लिखना। राम सिंह यार देख, 17x तभी तो माइनस करेगा, अपॉन 8 माइनस 8x/17, ये गैप था ना, कितने का गैप आ गया, 225 का। अब राम सिंह इसको सॉल्व कर पाएगा नहीं कर पाएगा, खुद सोचना, ये नॉर्मल सा है। देखो, कभी एलसीएम वगैरह पढ़ा होगा तो पता होगा। इन दोनों को क्या करते हैं, अगर नहीं समझ आता, जो एक अपॉन में होते हैं, एक बड़ी सी लाइन डालते हैं दोनों को जोड़ने के लिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 136 आएगा, ठीक है। जैसे ही 136 आएगा, आप इसको सॉल्व कैसे करते हैं, पहले वाले से इसको डिवाइड करोगे, कितना होगा, देखो 8 से 136 कितने बार इंटू होता है, जितने बार भी इंटू होता है उसको आपके उसी इंटू को इससे गुणा कर दोगे। तो 8 को 136 से अगर आप वो करोगे, मतलब उसमें 136 को अगर 8 से डिवाइड करोगे तो 17 आएगा। उसी 17 से जो आंसर आएगा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 17 इंटू 17 कितना हो जाएगा बच्चों, 289, ठीक है, 289x। माइनस का साइन है, आप भी माइनस लगा देना। इसको किससे करोगे, इस 17 से इसको डिवाइड करो, इस 17, तो कितना आ जाएगा आपका, 8 आएगा। उसी 8 से इसको इंटू कर दोगे, 8 इंटू 8 कितना होगा, 64x, इसका बराबर कितना है, 225। भाई इसको सॉल्व करना है, इतना तो पता ही होगा। तो 289 में से 64 घटाओगे आप तो आपका 225 आएगा, ठीक है, 225x, ये आएगा अपन 136 इक्वल्स टू 225। जब कभी ऐसा होता है, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, ये क्रॉस इंटू हो जाता है, आपको पता ही होगा, तो ये 225 से 225 तो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो x कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 136 आ जाएगा। तो x क्या था बच्चों, संख्या 136। तो क्या पूछा था उसने, दी गई संख्या क्या थी, तो दी गई संख्या पूछी हमने, x मानी थी हमने, तो 136 आ गया, ठीक है, हमने x ही माना था। अगर वो पूछता तो सही उत्तर क्या होता, तो 136 को आप इससे इंटू कर देते,
ठीक है, सही उत्तर होता तो 136 को इससे इंटू, जैसा भी क्वेश्चन पूछेगा इस टाइप के क्वेश्चन आप आज कर लोगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ ये भी आपके समझ आया होगा, टाइप 3 वाला गठबंधन सरकार आपके समझ आ गया होगा। बाकी जो समावेशी विकास से संबंधित जो महत्वपूर्ण चीजें वो आपको मैंने बता दी। फिर मिलता है अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।